अगर टेररिज्म अटैक होता है देश के अंदर तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। सो इसीलिए वी हैव दिस फोर्स कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। जैसे 26/11 में एनर्जी थोड़ी लेट हो गई थी। वो एनर्जी के आपका फेवरेट वेपन? 21 पैरा से फॉलो कर कश्यप को पूछने तो आई वुड से रॉकेट लॉन्चर, क्योंकि उस जो माहौल देखा है हमने, असॉल्ट राइफल या आपके पास जो है उससे कुछ बात बनेगी नहीं। और रात भर वो पर करके वहाँ पे हमारे बगल में 27 मद्रास थी, उनके सीओ के कमरे के अंदर एक आरपीजी का राउंड आ गया। मीडिया की वजह से कभी ऑपरेशन में दिक्कत आई है? अब टेररिस्ट को थोड़ी पता है, तो मीडिया वाले इनको कवरेज, उनको थोड़ी इंटरव्यू देना है। 52 एसएसजी के जैसे आप कमांडिंग ऑफिसर थे, तो उसका क्या काम है? एक स्काई मार्शल ऑपरेशन है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, जो एयरक्राफ्ट के अंदर आपके ट्रेंड कमांडोज होते हैं और दे जस्ट वेटिंग, यू कैन मेक आउट कौन कहाँ पे कैसे है। अगर कभी हाईजैक की कोई कोशिश करता है तो उनको वहीं पे दबा दिया जाएगा। सारे स्पेशल फोर्सेस का प्रॉब्लम ही है, सारे हमारे ऐसे साइको लोग होते हैं ना, वो सब यही चाहते हैं कि कोई एक्शन तो हो यार। फैमिली लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हो? हम कहाँ बैलेंस करते हैं। जय माता दी। आपने जो मेरा लास्ट पॉडकास्ट देखा था कर्नल कौशल कश्यप 21 पैरा एसएफ एनएसजी कमांडो के साथ, जिसमें उन्होंने अपनी आर्मी लाइफ 21 पैरा में जो उनकी लाइफ थी उनके बारे में डिटेल में बताया। लेकिन जब उनकी पोस्टिंग एनएसजी में आई और उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, क्या क्या एनएसजी के बारे में हमें जानने को मिला, वो इस पॉडकास्ट में आप ज़रूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द ममता पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। तो जब आपकी एनएसजी पोस्टिंग आई तो वो आपने खुद सिलेक्ट की थी या मतलब पीछे से वैसे आई थी आपकी पोस्टिंग जैसे आती है सबकी? मैम सिलेक्ट करने वाला तो एक ही बैठे हैं ऊपर। नहीं, आपने चॉइस डाली थी ऐसे कुछ? फ्रैंकली आई वांटेड टू, मतलब ऐसा होता है ना कि आप तो, आपको क्या बताएं, आप तो फौजी हैं, बट जिनको नहीं पता उनके लिए कि जब भी आप किसी भी यूनिट में होते हैं और आप कर्नल के लिए अप्रूव हो जाते हैं, तो आपका एज ए बच्चा हमेशा से आपको आपका सपना रहता है कि आपकी जो अपनी यूनिट है उसको आप कमांड करें। सो उस समय सबसे पहले था 21 पैरा एसएफ की, 21 पैरा एसएफ का ही हम वो थे, तो यूनिट मिल जाए कमांड करने के लिए, बट उस समय कर्नल कार्की बस ऑलरेडी कमांडिंग, उनका 1 साल भी नहीं हुआ था, तो दिस जस्ट नॉट पॉसिबल कि मैं उसको कर लूँ। एंड देन सेकंड ऑप्शन वुड बी कि पहले मैंने बोला कि सर एनर्जी मिल सकती है, तो बोला एनर्जी नहीं यार नहीं मिलेगी, तुम रहने दो करके शुरुआत में। क्यों? देयर वाज समबडी एल्स ऑलरेडी स्लेटेड एंड कुछ और चल रहा था वहाँ पे, एंड बोला कि तेरे को हम रेजिमेंट से बाहर ही नहीं जाने देंगे, तेरे को रेजिमेंट में जो भी मिलेगा, रेजिमेंट में जो बटालियन चाहिए जिस जो खाली हो रही है, 3-4 उन्होंने बताया कि ये खाली हो रही है, आपको जो चाहिए आप बताओ, बट वी विल नॉट लेट यू गो आउट ऑफ पैराशूट रेजिमेंट। अपना अपना जैसे अपना रेजिमेंट है, दे ऑल्सो डिड नॉट वांट कि मैं बाहर जाऊँ। दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी कि चलो सीनियर्स अच्छा मानते हैं। तो जी फिर मैंने तब रिक्वेस्ट किया था कि ओके 5 पैरा दे दो, तो दे गेव मी 5 पैरा, आई गॉट पोस्टेड एज सीओ 5 पैरा। लेकिन उस समय फिर एट द सेम टाइम एनर्जी के लिए वैकेंसी हो रही थी, एंड दे वांटेड, कुछ हुआ ऊपर, और विच आई एम नॉट प्रिवी टू, एंड आई हैड सेड नो फॉर एनर्जी उस समय, बिकॉज 5 पैरा कोई भी आपकी एक यूनिट होती है ना, तो यू बिकम ए लेगेसी देयर, यू कैन लीव ए लेगेसी, जैसे कि परमानेंट यूनिट है, आप 20 साल बाद भी वहाँ पे वापस जाएंगे, कोई ना कोई आपको पहचानेगा, बट एनर्जी जैसे कि डेपुटेशन फोर्स है। तो सडनली एक दिन मैं तो 5 पैरा के सारे किताबें मंगाई, उनके सारे सीनियर्स से लेकर के ऑफिसर्स कौन है, सारे कैंपेन सब याद करने लग गया कि नई यूनिट मिली है, आप यू हैव टू गो प्रिपेयर्ड, आप अगर उसको कमांड करने जा रहे हैं, तो पूरी तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। तब एक कॉल आता है कि तू ज़्यादा सेलिब्रेट तो नहीं कर रहा है, अभी तेरा तेरा एनर्जी का नंबर आ रहा है। सो इनिशियली आई थॉट, आई वाज़न्ट टू श्योर, बट देन आई रियलाइज कि 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप जो है, इट इज़ एट अ नेशनल लेवल। आप कोई भी यूनिट के साथ कंपेयर नहीं होती है, क्योंकि आप डायरेक्टली पूरे देश का जो कंटिजेंसी फोर्स है इन वन मैनर, स्पेशली इन एविएशन सेक्टर, आप उसके मतलब प्राइमरी आदमी हैं आप। सो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर। तो मैंने कहा सर बिल्कुल
एंड आई वाज लकी कि आई गॉट सिलेक्टेड एंड व्हाट अ सुपर्ब एक्सपीरियंस आई हैड। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। तो एनएसजी की और पैरा एसएफ की इनकी ट्रेनिंग में कुछ फ़र्क होता है? जी, बहुत फ़र्क होता है। कैसे? मतलब जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग इज़ अ सबसेट ऑफ जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, जिसके आपको रेज़ किया गया है। मैं आपको जैसे बता रहा था स्पेशल फोर्सेस क्या होता है, वो स्पेशल फोर्सेस का मेन काम होता है कि जब जंग छिड़ती है तो पीछे जा कर के तबाही मचाना। स्पेशल फोर्सेस बहुत ही वर्सेटाइल होती है। किसी भी प्रकार के काम पे आप ना छोटी टुकड़ी है फट से ट्रेन हो जाते हैं, बहुत अच्छे एक्सेप्शनल मैन पावर है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, आप उसको कहीं भी डाल करके किसी भी प्रकार का आप उनसे ऑपरेशन करा सकते हैं। स्पेशल फोर्सेस में भी एक वो है जिसमें आप अर्बन टेररिज्म, अर्बन इंसर्जेंसी, ये रूम क्लियरेंस, हाउस क्लियरेंस, ये सारा आप कर सकते हैं, उसके लिए माहिर है। लेकिन स्पेशल फोर्सेस हमेशा डिप्लॉयड रहती है ग्राउंड पे, कोई स्टैंड बाय पे या स्टैंड टू पे नहीं रहता कि अभी अगर कुछ अटैक हो गया तो कौन सी स्पेशल फोर्सेस वाली जो पास में है वो पता चलेगा, वो तो म्यांमार में कहीं ऑपरेशन कर रही है, या नॉट म्यांमार, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, मणिपुर के अंदर कहीं ऑपरेशन कर रहा है, कोई अरुणाचल के अंदर कोई टीम डिप्लॉयड है, कोई लेट्स से चाइना बॉर्डर पे रेकी करने के लिए गई हुई है। सो यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट। अगर टेररिज्म अटैक होता है देश के अंदर तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। सो इसीलिए वी हैव दिस फोर्स कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसका प्राइमरी रोल कोई भी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ना होता है, रादर कोई भी टेररिस्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट, लाइक जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें। सो एनएसजी के अंदर सबसे पहला चीज़ दे ऑलवेज ऑन स्टैंड टू। आपकी एक डेडिकेटेड फोर्स हमेशा स्टैंड टू रहते हैं कि अब भी अगर हुआ तो ऐसे निकल जाइए, इससे पहले कि किसी को पता चले। उनका मेन काम ही होता है कि भैया पहले निकल जाओ, फिर देखेंगे। या तो और एनर्जी मेजरली अर्बन टेररिज्म के अगेंस्ट है, टेररिस्ट ऑपरेशन। उसका वॉर के टाइम पे आज के डेट पे डिफाइंड रोल नहीं है कि जंग छिड़ेगी तो एनर्जी क्या करेगी। यह है कि हाँ, टेररिस्ट अटैक होगा तो उसको कैसे क्लियर करेंगे, चाहे वो हवाई जहाज का हाईजैक हो, चाहे वो बिल्डिंग के अंदर हो, चाहे वो मेट्रो में हो, चाहे वो किसी बस के अंदर हो, चाहे किसी टनल के अंदर होस्टेज पकड़ के रखा हो, किसी भी तरह का चैलेंजिंग काम हो, उसके लिए एनर्जी तैयार करती है। सो स्पेशल फोर्सेस के अंदर जैसे हमारे 21 पैरा में जंगल ऑपरेशन, जंगल के अंदर नेविगेशन, ठीक है, आप दुश्मन के एरिया के अंदर छुप करके रहना। आपको डॉग्स ट्रैक करेंगे तो डॉग से कैसे बचना है, आपको ड्रोन्स ट्रैक करेंगे, ड्रोन से कैसे अपना सिग्नेचर आप कम से कम रखें ताकि आपको ड्रोन्स। टॉक से कैसे बच सकते हैं? बहुत तरीके हैं। एक तो बता दो। पॉडकास्ट में नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हमने एक नहीं, हम कई बार ये एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे जो ये प्रमोशन कैडर में मैंने एक चलाया था, उसमें वी गॉट डॉग यूनिट्स एंड दे ट्रेन्ड अस कि डॉग की खास बात ये है, डॉग आपके पीछे कैसे पड़ता है, वो आपको सूंघता कैसे है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। एंड देन वी हेल्ड एन एक्सरसाइज। 6 दिन हमने जंगल के अंदर बंदों को रखा, एंड 6 दिन के बाद में वो सेम ड्रेस के अंदर आपका स्मेल अंदर घुस जाता है। उसके बाद में हमने डॉग्स को बुलाया और डॉग्स को उन्हीं में से एक का ड्रेस लिया और हमने डॉग को सूंघाया और उनके पीछे भगा दिए। आई थिंक दे वर गुड अबाउट 6 to 10 स्क्वाड्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कुछ समय हो गया है। 6 to 10 स्क्वाड्स, और डॉग एक को भी नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए मतलब मैं आपको जो बताया था कि स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग उस हिसाब से होती है कि आप दुश्मन के एरिया में सर्वाइव करके वहाँ पे आपको अगर डेमोलिशन करना है, आपको लेट्स से उनकी कोई बिल्डिंग उड़ानी है, या देयर इज़ अ जहाँ से मिसाइल्स अटैक होते हैं, तो जो ये मिसाइल्स होती हैं, मिसाइल का एक पूरा कंटिंजेंट निकलता है। वो गाड़ियाँ 4-5 अलग-अलग तरह की गाड़ियाँ होती हैं, किस गाड़ी में क्या होता है, उसको कैसे पहचानना है, किसके अंदर आपने एक्सप्लोसिव लगाना है, कितना एक्सप्लोसिव कहाँ पे लगा करके आप इसको डेमोलिश कर सकते हैं। आप कम्युनिकेट करके जैसे आप रेडियो सेट खोलेंगे, अगर आप केयरफुल नहीं हैं और आपको अगर तरीका नहीं पता है, तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि यहाँ से रेडियो सेट खुला है, एंड दे विल गेट आफ्टर यू। सो इसीलिए आपको कैसे कम्युनिकेट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग वहाँ पे है, छुप करके जंगल के अंदर आप। मिलिटेंट कैंप है, हम मिलिटेंट कैंप के 60-70 मीटर्स तक क्लोज करके आ गए हैं और पूरा कैंप देख रहे हैं, रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 आदमी गाना गा रहा है, 4 आदमी खाना खा रहा है, 6 आदमी वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, 1 आदमी बस रन हो रहा है। ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग। तो वो जंगल के अंदर धीरे 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 हाउ कैन यू क्लोज इन ऑन टू ए टारगेट और उसको आप बर्बाद कर सको। तो वो सब की ट्रेनिंग आपके स्पेशल फोर्सेस में होती है। यही सब दिन भर आप जंगल से निकलो बिना कोई मार्क्स छोड़े हुए।
बिना कोई आवाज़ किए हुए, क्योंकि वो दुश्मन का संतरी, कोई भी फौजी मिलिटेंट जो वो है, ही हैज़ समबडी अलर्ट, जो उसका काम ही है देखना कि हरकत कहाँ हो रही है। अगर जंगल में एक झाड़ी हरकत करी, कुछ हो, ही इज़ गोइंग टू लुक एट यू, और अगर आपको देख लिया तो आपका ऑपरेशन ख़त्म है। तो स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशंस या स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग वहाँ होती है। जबकि अर्बन इंसर्जेंसी या अर्बन टेररिज्म, जहाँ पे आपके लेट्स से 8-10, आप मुंबई वाला क्लासिकल आप देख लीजिए, जहाँ पे आपके अगर 10-12 मिलिटेंट्स कहीं बिल्डिंग को होस्टेज बना करके वहाँ पे लोगों को रखा हुआ है, उसके अंदर ऑपरेशंस, ये एनएसजी की स्पेशलाइजेशन है। अब एक बिल्डिंग के अंदर अगर टेररिस्ट होता है, आप सोचिए एक कंपनी को लॉन्च कर दें आप, एक कंपनी से 100 आदमी, तो 100 आदमी भी आप अगर इसी स्टूडियो के आप देख लें, 100 आदमी भी अगर आप इसके लिए लाएँगे तो दरवाजे से कितने आ सकेंगे? 1-2 करके ही तो आएँगे, तो आपने तो यही कवर करना है। अब मैं कंपनी की जगह अगर यहाँ पे बटालियन लगा दूँ, या मैं ब्रिगेड लगा दूँ, या मैं डिवीज़न लगा दूँ, तब भी ये 1-2 करके ही आने हैं। सो इसीलिए जो मिलिटेंट्स भी हैं या जो टारगेट्स हैं, वो ऐसे अर्बन टारगेट्स चूज़ करते हैं जिसके अंदर कि आप जितना भी फोर्स अप्लाई कर दो, आपके पास वो चुनिंदा लोग ही आएँगे। तो आपको वो टाइम मिलेगा उनको न्यूट्रलाइज़, इसीलिए अर्बन टेररिज्म का डायमेंशन ही अलग हो जाता है। और इसी को फिर कैसे करना है, कैसे इनको अपने अंजाम तक पहुँचाना है, एनर्जी, वो एनर्जी का काम है। एनर्जी हमेशा स्टैंड बाय में रहती है, हमेशा। कितने टाइम में, मैं वही पूछने वाली थी, कितने टाइम में, जैसे 26/11 में एनर्जी थोड़ी लेट हो गई थी? वो एनर्जी की गलती से नहीं हुई थी। जी। एनर्जी की गलती से नहीं हुई थी। बहुत सारे अलग मतलब फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एनर्जी की वजह से नहीं हुई थी। तो आप कितने टाइम में पहुँच जाते हैं? मानिए अगर कहीं पे भी है तो कितना कुछ, देखिए मुझे पता तो है बट फिर भी मैं ऑडियंस नहीं, नहीं, मैं इसको एग्ज़ैक्टली नहीं बताना चाहता हूँ। जी। बट जब मैं कमांड कर रहा था बहुत अच्छे टाइम पे, हमने जब हमारे हेडक्वार्टर्स हमसे टेस्ट के लिए मुझे आई रिमेंबर जब स्टाफ ने एक बार बताया था कि सर आप लोग मोबिलाइज़ कीजिए, और हम खुद पहुँच के हम मोबिलाइज़ हो गए। मैं जब उसको रिपोर्ट दिया कि हम पहुँच गए, बोला सर अभी तो आपका गेट आउट का टाइम भी नहीं हुआ है। मतलब जो स्लेटेड टाइम है कि जिसके अंदर आप गेट से बाहर निकलेंगे, उस टाइम से पहले हम एयरपोर्ट पे पहुँचे हुए थे, जहाँ हमारे लिए जहाज़, देयर इज़ ऑलरेडी ऑलवेज़ एयरक्राफ्ट ऑन स्टैंड बाय आपके लिए। एयरक्राफ्ट आपके लिए स्टैंड बाय है, आपके लिए गेट्स अलग हैं, आपके लिए रास्ते अलग हैं, जहाँ से सिर्फ़ आपकी एंट्री होती है और ठक से आप पहुँच जाते हैं। सो एग्ज़ैक्ट टाइम भी अगर नहीं बताऊँ, बट बहुत ही जितना जितना मिनिमम कोई सोच सकता है। नहीं, जितना शायद लोग सोच भी नहीं सकते। उतनी फास्ट, उतनी स्विफ्ट। Yeah, because those guys are always ready and waiting for something to happen. And as I was mentioning, जब मैं NHC को यूनिट को कमांड टेक ओवर करने के 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, एंड देयर वाज आई जस्ट मिस्ड मेरे कमांडर का कॉल। 2 बार उनका कॉल आया होगा, मैं शायद वॉशरूम में था या कुछ, आई मिस्ड, एंड उन्होंने मुझे इतना डाँटा, उन्होंने मतलब उसी दिन बता दिया, कश्यप 52 SAG, इफ यू मिस अ कॉल, यू मिस द बस, एंड इफ यू मिस द बस, नथिंग इज़ वर्स देन दैट। तब से जब तक मैं रहा हूँ, कभी एक फ़ोन कभी मैंने मिस नहीं किया होगा। 52 एसएजी के जैसे आप कमांडिंग ऑफिसर थे, तो उसका क्या काम है 52 का? देखिए एनएसजी के अंदर मेन 2 यूनिट्स हैं जो प्राइमरी, जो नेशनल कंटिजेंसी फोर्स है, 51 एंड 52 एससीजी, जो यहाँ दिल्ली एनसीआर के आसपास। और ये बहुत लोग बोलेंगे, बट ये सब आपके पास मतलब विकिपीडिया में आपको शायद मिल जाएँगे। या तो 51 एंड 52 2 प्राइमरी वो हैं, एंड 51 ज़्यादा उनका फोकस काउंटर टेररिस्ट, और जो मैं बता रहा था बाकी सब तरह के, वो 52 भी करती है काउंटर टेररिस्ट, बट 52 इज़ द ओनली यूनिट फॉर काउंटर हाईजैक या स्काई मार्शल ऑपरेशंस। एक स्काई मार्शल ऑपरेशंस है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, जो एयरक्राफ्ट के अंदर आपके ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं, और दे आर जस्ट वेटिंग, और यू कैन मेक आउट कौन कहाँ पे कैसे है, और अगर कभी हाईजैक की कोई कोशिश करता है तो उनको वहीं पे दबा दिया जाएगा। ओके, बट एक फौजी का तो लुक से पता चल जाता है ना। मैं कई बार सोचती हूँ कि फौजी को पहचानना तो बहुत आसान है, उसका हेयर कट देख लो एंड आसान है। शायद मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, तो शायद एक मेरा नजरिया वैसे, बट मुझे लगता है कि बहुत आसान है। भीड़ में मैं तो 10 जन को बता देती हूँ 10 फौजी है। क्या आम लोग भी पहचान लेते हैं? कोई मतलब ही नहीं मैडम, ओके। कोई मतलब ही नहीं। यही तो हमारा पूरा काम है, तभी तो हमारे जैसे लोगों को लगाया जाता है इस काम पे।
आप कैसे, मतलब आपको कैसे पता चलता है कि नहीं ये तो एग्जैक्टली बताऊंगा नहीं, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किसी को स्पॉट करके बता दीजिए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमारी हर फ्लाइट में एक होता है एयर मार्शल? हर फ्लाइट में नहीं होता है, और कितने में होता है ये बताना सही नहीं होगा, तो मैं उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहूँगा, बट अच्छे खासे में होता है। ओके, तो यानी कि हम सेफली बैठ के जा सकते बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सेफ हैं, हैं जी। क्योंकि वो सबसे चुनिंदा, सबसे ट्रेन्ड और सबसे काबिल लोग हैं जो आपके फ्लाइट्स पे सुरक्षा करते हैं, बिकॉज फ्लाइट इज़ अ वेरी डेलिकेट काइंड ऑफ अ थिंग। 30,000 फीट के ऊपर आपकी अंदर प्रेशराइज्ड कैबिन के अंदर ऑपरेशन करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड मुश्किल काम है, वो सबके बस की नहीं है, और इसीलिए ये सबसे चुनिंदा और सबसे सिलेक्टेड लोग होते हैं। हाईजैकर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग कि ये हैं? वो खुद बता देते हैं कि हम हाईजैक करने आए या अगर वो नहीं बताते तो बैठे रहे। हाँ, मतलब जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, जैसे निर्जा मूवी वगैरह में दिखाया गया है, तो देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ शायद हम मूवी में वैसा उस एंगल से देख रहे होते हैं, बट जब आम जनता में जैसे एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो नहीं है ध्यान, सबको अपना ही मतलब बोर्डिंग पास लेने की लगी होती है। क्योंकि आप उस नज़रिए से देखते नहीं हैं। जी बात जो निर्जा मूवी की आप बात कर रहे हैं, निर्जा मूवी का वो क्लासिक केस स्टडी है, वो अलग है। जी। वहाँ पे जो हाईजैक हुआ था वो एयरक्राफ्ट ग्राउंड के ऊपर था, जब हाईजैकर्स ने एक वैन पे आ करके फायर करके वो सीधा अंदर घुस गए थे और उन्होंने बंद कर दिया था, और उसमें इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन पायलट भाग गया था, इसकी वजह से वो बहुत देर तक ग्राउंड पे एयरक्राफ्ट थी और वहाँ पे फाइट्स वगैरह शुरू हो गए थे। आई वुड से दैट वाज इन ए मैनर फेल्ड काइंड ऑफ एन ऑपरेशन, दो मतलब नथिंग अगेंस्ट द फोर्सेस, जबकि वो हमारे दुश्मन माने जाते हैं, बट फिर भी उस हिसाब से ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए थी। आपके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से लेकर के बहुत सारे सवालात आ जाते हैं। सो वो बहुत ही अलग ऑपरेशन था, जिसमें असॉल्ट राइफल्स वगैरह के साथ में लोग जा कर के क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, वो क्योंकि वो ग्राउंड पे था। पर अदरवाइज़ अगर कोई हमारे जो ये है ना, इसको अलग-अलग चीज़ों में हम बहुत ट्रेन करते हैं। मैं आपको मतलब बता भी नहीं सकता किन चीज़ों में। सो उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किसी को देख कर के पहचान जाना। कि किसी को अगर आप देख करके, अगर कोई हाईजैक करने के लिए आए हैं, वो मैंने मूवी देखी थी आमिर खान की, जिसमें वो टेररिस्ट होता है। आई नो, आई एम फॉरगेटिंग दैट, वो काफ़ी दिन पुरानी है, काजोल अंधी होती है, दैट फना। फना। तो उसमें मतलब बिकॉज़ ही इज़ एन एक्टिंग, तो उसमें ही कैन एक्ट कि उसके बॉडी लैंग्वेज से या कहीं से बिल्कुल पता ना चले कि मैं टेररिस्ट हूँ। बट एक्चुअली आप अगर कोई टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, यू विल बी नर्वस। आपकी बॉडी वो साइंस दिखाएँगी। आप ट्रेन करके अगर जाएँगे, हर कोई ऐसे सेंसिटिव ऑपरेशन नहीं कर सकता है। सो हमारे काम होता है बंदों को, मतलब गाइज़ आर रियली गुड, वेरी सिलेक्टेड, उनके ऊपर हम बार-बार टेस्ट कराते हैं, ठीक है? एंड ये देख करके आइडेंटिफ़ाई करना हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें आप देखें और आप आइडेंटिफ़ाई करें कि नज़र किस में रखनी है। तो कुछ स्मगलर्स को हमने पकड़े हैं, बिकॉज़ हमारे टाइम पे किसने वैसे कोशिश नहीं की, बट देयर वर पीपल हू वर स्मगलिंग गोल्ड, एंड उनके बॉडी लैंग्वेज से गाइज़ रिपोर्टेड कि श्रीमान ये ठीक नहीं लग रहा है, एंड जो वहाँ पे कस्टम वाले थे सीआईएसएफ को रिपोर्ट कराया कि इनको ज़रा चेक कीजिए, बिकॉज़ स्काई मार्शल डज़ नॉट एक्सपोज़ हिमसेल्फ, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन क्या कैसे कर रहा है। और उन्होंने पीछे से वो करा, उनको चेक कराया, तो दे वर कॉट विथ गोल्ड। मेरे मेरे कमांड के टाइम पे देयर हैज़ बीन अबाउट 3 केसेस। एक और हमने चोर को पकड़ा था। या देयर वाज़ अ फ्लाइट टू जम्मू और श्रीनगर, एंड इट वाज़ कमिंग बैक, और उसके अंदर उसके बॉडी लैंग्वेज से दिस गाय वाज़ नॉट लुकिंग नॉर्मल, तो उसके ऊपर आपस में इन्होंने कम्युनिकेट किया, एंड द थिंग वाज़ मैटर वाज़ रिपोर्टेड, एंड वो बंदा सेम फ्लाइट में गया था और वापस आ गया था, और उसके पास से कई सारी चीज़ें, उसने छोटी-मोटी चीज़ें चुराया था। एयरक्राफ्ट में लोग रिलैक्स हो जाते हैं ना, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड वहाँ से। तो उसका वो मोडस ऑपरेंडी था। लोग ऐसे भी होते हैं। बट हमारा ये काम नहीं है, हमारा ये काम नहीं है, इसके हम वी डोंट इवन गेट इन्वॉल्व्ड। हाँ, अगर दिख ही जाए सामने कोई उल्लू सा काम ऐसे कर रहा है तो इतनी सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट पे, सीआईएसएफ इतनी होती है, तो और वो तो मतलब मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इनकी भी नज़र, इनको भी परख होगी क्योंकि इनका काम ही ये है, तो इनका इन्हें नहीं पता चलता? नहीं पता चलता है, तभी तो इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, तभी तो इतने सेफ हैं हम लोग।
बिकॉज दे आर द फर्स्ट लाइन, और वो काफ़ी तसल्ली से चेक करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। जब आप किसी एजेंसी की बात कर रहे हैं, जी। एजेंसी लाइक ISI, आप समझ रहे हो वो किसी भी हद तक जा कर के काम करवाते हैं। ब्लैकमेल, हनी ट्रैप, किसी को किस हिसाब से एक्सप्लॉइट करके कहाँ से काम करवाना है, बंदे को आइडेंटिफाई करके कि किसकी क्या कौन, अगर मुझे ये रास्ता अपनाना है, ये रास्ते में कितने लोग मिलेंगे, मुझे ये 10 लोग मिलेंगे, वो 10 लोग को टारगेट करके, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आसान तो नहीं है बिल्कुल, और हम उसको ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। और अगर मानिए कुछ हो जाता है तो क्या इतने, मैं कई बार सोचती हूँ, इतनी दुनिया है, वो 3-4 टेररिस्ट होंगे, तो अगर सभी उनको पकड़ेंगे तो वैसे भी उन्होंने 1-2 को तो मारना ही है। अगर सभी भी पकड़ेंगे तो कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द वे टू गो अबाउट इट। आज के डेट पे सबसे बढ़िया सोल्यूशन और सबसे ज़रूरी वही है जी। कि इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। और आप अगर एग्जैक्टली मैं आज के डेट पे मैंने अभी वो नहीं किया, बट जब तक मैं था वहाँ पे सम टाइम अराउंड 2021 तक, जितना मैं किया था, 9/11 के बाद में देयर हैव बीन 17 हाईजैक्स एंड अटेम्प्टेड हाईजैक्स, और वो 17 में से गुड अबाउट 13-14 को तो पैसेंजर्स ने ही निपटा दिए हैं। वो पकड़ के वहीं पीट देते हैं, बिकॉज सी इफ दिस गाइस सक्सीड, आपका सर्वाइवल का आज दे हैव ऑलरेडी सेट अ प्रेसिडेंट, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को ले जा करके उन्होंने दे यूज्ड एज अ बॉम्ब एंड इतने बिल्डिंग को जा करके टारगेट करना, वो सीख करके आए थे फ्लाइंग। सो आज की डेट पे एज्यूम करना कि वो सीख करके नहीं आएगा विल बी मच, उनको मतलब आपने उतना तवज्जो नहीं दिया, यू हैव अंडर एस्टिमेटेड देयर। और अगेन गोइंग बैक टू, आपने देखा है कितनी प्रिपरेशन है, इतनी प्रिपरेशन, इस हद तक सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को ब्रीच करके अगर कोई कुछ करता है, सो दिस गाइज आर गोइंग टू बी गुड मतलब। और उसको अगर आपने करने दिया, आप अगर नहीं खड़े हुए, तो आपका तो वैसे ही अंत होने वाला है ना, तो माइट एज वेल गिव इट अ ट्राई, क्या पता शायद बच जाए। जो एयर मार्शल जाते हैं ऑब्वियसली वो तो एम्युनिशन कुछ साथ में लेके जाते होंगे, बट वो लेकर जाते हैं तो क्या उनका मतलब इतनी चेकिंग होती है तो पता नहीं चलता है? कुछ तो वो लेके जाते होंगे ना, अगर छोटे से छोटा भी हम सोचे तो भी। बिल्कुल, बहुत कुछ लेके जाते हैं। हाँ जी, तो कैसे लेके जाते हैं वो? डिटेक्ट नहीं होता वो? नहीं, नहीं, इसके बारे में नो कमेंट्स। आई शुड जस्ट नॉट कमेंट। ओके। सफाइस टू से कि हमारे स्काई मार्शल इतने ट्रेंड है कि बिना हथियार के भी निपटा दे, बट दे आर कैरिंग वेपन्स, इट इज ऑल देयर। आप विकिपीडिया में भी मतलब दे आर ऑल कैरिंग वेपन्स एंड गुड वेपन्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। और मानिए अगर 2 जगह अटैक हो जाता है, आप 52 एसएसजी तो 1 यूनिट है, 2 जगह हो जाता है, 4 जगह हो जाता है, देन 4, 6, 8 बस। सब निपटा सकते हैं। जी, कैसे? एक यूनिट है, लेकिन देखिए सीआईएसएफ भी तो एक है कि नहीं? तो 52 जो एक है, बट जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह रुकेगी। दे ऑलरेडी डिप्लॉयड एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि हर जगह जो ये स्काई मार्शल टाइप के ऑपरेशन करने वाले एक ही एजेंसी होती है, क्योंकि आपके ड्रिल्स बड़े सेट होने चाहिए। आपकी बहुत सारे जगह चेक्स एंड बैलेंसेस एंड आपकी जो तरतीब है वो बहुत सेट होने के लिए एक स्ट्रक्चर होने की ज़रूरत है, इसीलिए एक यूनिट है, और बहुत डेलिकेट ऑपरेशन है, उसको बड़े डेलिकेसी के साथ वो करना पड़ता है, मेहनत किया जाता है। इसीलिए फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूएस के अंदर सबके पास एक ही एजेंसी है जो इस काम को करती है, क्योंकि आप अगर जितना ज़्यादा देंगे इतने डेलिकेट ऑपरेशन को, उतने लोग उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो जैसे अब जगह-जगह एनर्जी हब। जैसे यूएस के अंदर होता है फेडरल एयर मार्शल्स वगैरह, वो एक ही तो यूनिट है, उनकी नफरी ज़्यादा है या वो अलग अलग जगह से टेक ऑफ करते हैं, ऐसे हमारे भी ऐसे हैं। और 52 एक है, काफ़ी बड़ी यूनिट है, और हमारा पूरा का पूरा टाइम यही रहता है कि आप नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जी, तो आपके उसमें हुआ, आपके टेन्योर में? नहीं, हम पे करते रह गए। सीरियसली 18 आवर्स ए डे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करेंगे। मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे स्पेशल फोर्सेस का प्रॉब्लम ही है। सारे हमारे ऐसे साइको लोग होते हैं ना, वो सब यही चाहते हैं कि कोई एक्शन तो हो यार। कितनी बार इवन मैं 21 पैरा एसएफ में था, आए बताते हैं अलर्ट 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 कि ये कमांडर यहाँ बैठा हुआ है बांग्लादेश के अंदर, वी आर गोइंग फॉर एन ऑपरेशन। और हम तैयार होते हैं, देयर हैव बीन ओकेजन्स हम एयरक्राफ्ट में बैठ करके निकल गए, वी हैव लैंडेड एंड देन इट इज स्टैंड डाउन।
अगेन स्टैंड टू कि ये कमांडर यहाँ पे है, यू ऑल सेट रेडी, आप बिल्कुल वेपन फायरिंग वायरिंग करके पूरा तैयार करके यू गो एंड देन स्टैंड ऑन। तो स्पेशल फोर्सेस का आप जगह जहाँ भी देखेंगे, आप इवन मूवीज में भी देखेंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टैंड टू एंड स्टैंड डाउन की। हम स्टैंड टू हो जाते हैं कि अभी तुम लगना है, और फिर तो एनर्जी में तो इट वाज ऑलवेज स्टैंड टू। अबे हमेशा आप तैयार हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई कुछ करे। हम तो कंटिन्यूअस वी आर मॉनिटरिंग न्यूज़। जब मैं आपको बताया, फ़ोन तो हम छोड़ते ही नहीं है, और उसके अंदर कुछ होता नहीं है। टच वुड, आई एम जस्ट दैट्स ऑन द लाइटर साइड, आई वुडंट वांट समथिंग टू हैपन। और तो एनर्जी में और कितनी अलग-अलग यूनिट्स हैं? जैसे आपने 51 का बता दिया, 52 का बता दिया है, तो बाकी? जी, बहुत अच्छा और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इनफैक्ट पूरे देश के लिए। जैसे हमारा देश बड़ा है, देश का दिल बड़ा है, तो वैसे एनर्जी बहुत बड़ा है। 51 52 मैं आपको बता चुका हूँ। 51 52 के अलावा स्पेशल कंपोजिट ग्रुप्स हैं, वो रीजनल हब्स हैं, काफ़ी सारे मेजर सिटीज़ के अंदर वो हैं, और वो वहीं पे है। जैसे कि मुंबई में एक है, जो पता ही है वो सबको, कि जैसे ही कुछ होता है तो मुंबई से इमीडिएटली वो वहाँ पे निकल जाएंगे। इसके अलावा 11 12 एंड 13 एसआरजीज़ हैं। 11 एसआरजी काउंटर टेररिस्ट के ऊपर है, 12 13 एसआरजीज वीआईपी प्रोटेक्शन आई थिंक आज की डेट पे कर रही हैं, बट हमारा चल रहा है कि एनर्जी विल मूव अवे फ्रॉम वीआईपी प्रोटेक्शन एंड पूरी की पूरी काउंटर टेररिस्ट फोर्स बन जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, लाइक बॉम्ब डिस्पोजल है। बॉम्ब डिस्पोजल कहीं भी आपने देखा होगा कि जहाँ भी बॉम्ब स्केयर होता है, या कुछ आईडी या किसी प्रकार का कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल मिलता है, चाहे वो ट्रेन पे हो, चाहे किसी गांव में हो, चाहे किसी बिल्डिंग के अंदर, देन इमीडिएटली द बेस्ट ऑफ द वो इस मतलब पूरे देश का जो बेस्ट बॉम्ब डिस्पोजल वो स्क्वाड है, दैट इज एनर्जी का K9 डॉग यूनिट। दे आर अगेन वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। किस हिसाब से डॉग्स को अंदर भेज करके हम पूरा देख सकते हैं, डॉग्स को हम अटैक में इस्तेमाल करते हैं, रूम क्लियरेंस में इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्शनली गुड K9 यूनिट दैट वी हैव। देयर इज अ टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, देयर इज अ ESG जो आपके कम्युनिकेशन देखते हैं, देयर इज अ कम्युनिकेशन ग्रुप जो अलग से ऑपरेशन के दौरान आपकी कम्युनिकेशन देखती है। एंड देयर आर सम हु आर कमिटेड टू जंगल वॉरफेयर ऑल्सो। जी, जी, अगर जंगल में भी कुछ टेररिस्ट वाला वो होते हैं, तो उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए। सो एनर्जी इज़ अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, एंड बहुत सारे मोटिवेटेड लोग वहाँ पे रहते हैं। बट अगर आप वॉलंटियर हैं देन ओनली आप वहाँ पे पोस्टेड होते हैं। दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल स्पेशल फोर्सेस, ऑल कमांडो यूनिट्स। अगर कोई वॉलंटियर नहीं है, कोई अगर अपना खुद लाइन में लग करके अपने आप का भूत बनाने नहीं चाहता है, तो वो उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये सारे वो लोग हैं, वो सन की हैं, जो दे डोंट केयर अबाउट कि रगड़ा पनिशमेंट, कुछ नहीं। वी जस्ट वांट टू सी सम एक्शन। जिनको सबको कमांडो बनना है, ब्लैक कैच कमांडो। बनना है, या अभी लेडी कमांडोज भी आ गई हैं, जैसे जी बिल्कुल। JCO एंड OR लेवल पे। OR इज अदर रैंक्स, JCO और OR रैंक्स पे आ गई हैं। तो ऑफिसर लेवल पे कब हम लेडी कमांडोज को देख सकते हैं? कुछ चांसेस हैं आगे? जी, आई एम श्योर बिल्कुल अफसर रैंक पे भी आएंगे। और आई थिंक जैसे कि स्पेशल फोर्सेस वगैरह में तो लेडीज आ गए हैं, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली कब तक आएंगे। बट आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल दिस लेडी ऑफिसर्स, जो बिल्कुल आई हैव इंटरेक्टेड विद बहुत सारे, यस, बहुत सारे वेरी मोटिवेटेड लेडी ऑफिसर्स, या बहुत ही मोटिवेटेड लेडी ऑफिसर्स, एंड दे वांटेड टू ऑफर पैराशूट रेजिमेंट। गए भी थे, आई डोंट नो अभी क्या स्टेट है, बट ये ऑप्ट करेंगे तो आई एम श्योर दे विल कम इनटू एनर्जी एज वेल। तो आजकल जैसे जो पढ़े लिखे हैं, जैसे मानिए कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, या चाहते हैं कि बस फौज की तरफ, जैसे हम देखते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा पढ़ जाते हैं, या उनको लगता है कि हाँ अच्छी काबिलियत है, अच्छी मार्क्स हैं, अच्छी डिग्रीज हैं, वो फौज के बजाय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भागते हैं। फौज में क्यों नहीं आना चाहते हैं? नहीं, हम भी पढ़े लिखे थे। बट आप +2 के साथ आ गए। मैं वही कह रही हूँ। That's on the lighter side, but नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेरे यूनिट के अंदर एक IIT दिल्ली छोड़ करके आया है ऑफिसर। लॉट ऑफ ऑफिसर्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे हैव डन वेरी वेल, एंड दे हैव कम एंड जॉइन द आर्म फोर्सेस। अभी स्पेशली, मैं तो पहले हमें पता नहीं था, बट अभी जैसे मैं जुड़ा हूँ और
थोड़ा सा सोशल मीडिया उसके बाद भी सो मेनी पीपल आर कनेक्टेड विथ मी, हमसे जुड़े हुए हैं, जो मतलब जॉइन करना चाहते हैं, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं एंड येट दे वांट टू। ये सबकी बस की बात नहीं है, आप समझ रहे हैं? आर्म फोर्सेस सबकी बस की बात नहीं है और हर कोई आ भी नहीं सकता और हर किसी को आना भी नहीं चाहिए। मैं अपने आप को आजकल मैं लेटेस्ट मैं अपने आप को मोटिवेटेड नहीं बोलता हूँ, मैं आपको अपने आप को डीमोटिवेटेड बोलता हूँ कि भैया तुम्हारे बस का नहीं है तो मत आओ। सिर्फ जिनके बस का है you come. If you're seriously you feel for the country or you want to have a life of adventure and दुश्मन की आँख में देख करके उसकी आँखें निकालने की हिम्मत रखते हो तब आप आइए, नहीं तो आप मत आइए। बहुत सारी नौकरियाँ हैं, कर लीजिए। आपको अगर टाइम पास ही करना है, आपको ज़िंदगी मिल गई है, उसको आपने इस्तेमाल करना है और एज़ इट इज़ यू हैव टू लिव योर लाइफ, डू इट। इफ यू आर मोटिवेटेड, इफ यू वांट टू डू समथिंग, या तो दैट्स ओके, दैट्स गोइंग टू हैपन। आई डोंट ब्लेम देम। बाहर है, आप एसी के रूम से, या आजकल मोबाइल अलग नशा है, आप मोबाइल और नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के सब्सक्रिप्शन के बिना रह नहीं सकते हैं, तो अलग बात है। जो हम करते हैं इसका अलग नशा है और इसके लिए अलग टाइप के लोग हैं एंड दोज़ गाइज़ आर ऑलवेज़ गोइंग टू स्टे, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर्स। देशभक्ति का बहुत बड़ा जज़्बा है, बहुत सारे लोग हैं एंड इट इज़ दीज़ पीपल हू आर गोइंग टू कम और वो काफ़ी हैं। फैमिली लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हो? हम कहाँ बैलेंस करते हैं? आवा नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, लेडीज़ हैव गॉट अ वेरी ह्यूज रोल टू प्ले आर्मी के अंदर, बट ये ज़्यादातर वॉलंटियर और आप किसी का भला करना चाहते हैं, जो भला चाहते हैं उनके लिए। अदरवाइज़ लेडीज़ के लिए बहुत चैलेंज है, मतलब स्पेशली जैसे आप स्पेशल फोर्स यूनिट में देखो, आपके हस्बैंड हमेशा से ऑपरेशन में जा रहे हैं, हर दिन आए दिन गोलियां चल रही हैं इधर-उधर एंड दे आर फेसिंग दैट। तो आई एम मतलब बुरा लगता है मुझे उनके लिए सोचने के लिए, बट तो आपस में ये लेडीज़ एक साथ मिल कर के पार्टियाँ करती रहती हैं, कुछ-कुछ करती रहती हैं एंड खुश रहते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं एंड दैट्स हाउ। बट हमने कभी वो वर्क फैमिली बैलेंस वाले ज़्यादा सोची नहीं थी हमने। आप बता मतलब वैसे आप सारा बताते थे कि क्या हो रहा है, आप सब डिस्कस करते हैं या कुछ हाइड रखना होता है? कुछ चीज़ें अब आप उनको डराना नहीं चाहते हैं ना, आप इतना डरा दो तो फिर वो आपको अगले बार ऑपरेशन से पहले पूजा की थाली लेके अगर खड़ी रहेगी तो कैसे आपका काम चलेगा? सो यू हैव टू बी केयरफुल इन हैंडलिंग दैट। तो आपके पैरा एसएफ में और एनएसजी में ये वेपन्स का कुछ डिफरेंशिएट आपको मतलब दिखा कि वहाँ पे अलग होते हैं, इसमें अलग होते हैं? जी, रोल जैसे कि वेपन्स का रोल अलग है, आपके टास्क अलग हैं, तो आपके टास्क के हिसाब से आपके वेपन्स अलग हैं। जी। जैसे कि स्पेशल फोर्सेस में आप का आपका रोल जंगल के अंदर है, तो जंगल के अंदर जैसे हम मणिपुर में ऑपरेशंस करते थे, तो उस समय मणिपुर वाज़ लाइक लिबरेटेड ज़ोन, मेजर पार्ट्स ऑफ इट। कई सारे एरिया रेबल कंट्रोल में होता था, कई बार मैंने बताया है 60, 70 मिलिटेंट्स एक साथ आते थे और हमें वो क्रॉस करना चाहता है, हमें वो क्लियर करना पड़ता था। तो जब वैसे ऑपरेशन में आप जा रहे हैं, जब आप कैंप से निकलते हैं, आपको नहीं पता कहाँ पे मिलिटेंट आपका इंतज़ार कर रहा है। व्हेन वी मूव्ड इनटू मणिपुर 2004 के अंदर, देयर वाज़ अ मेजर ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द मिलिटेंट्स। एक आर्मी के काफ़ी कैजुअल्टी हुए थे, करीब 4 एक ऑफिसर एंड 4 अदर रैंक्स, 3 और 4 अदर रैंक्स वर किल्ड। उनका टू दैट एक्सटेंट बुलेट प्रूफ जैकेट उतार करके मारा था। तो उस दौरान वी वर मूव्ड एंड हम एक जगह थे साजिद टंपक करके, वहाँ से वी स्टार्टेड ऑपरेटिंग और उस समय साजिद टंपक वाज़ अ वैली पूरे सराउंडेड बाय हिल्स और रात भर वो आए करके। वहाँ पे हमारे बगल में 27 मद्रास थी, उनके सीओ के कमरे के अंदर एक आरपीजी का राउंड आ गया था, लकीली वो ब्लास्ट नहीं हुआ। तो ऐसे रात भर हम लोग गड्ढे के नीचे लेट करके ट्रेंचेस खोद करके हम उसके अंदर से वी यूज्ड टू कीप फाइटिंग। तो मैं आपको माहौल बता रहा हूँ कि क्या माहौल थी। तो हम जब कैंप से निकलते थे तो यू डोंट नो कहाँ पे आपके लिए मिलिटेंट इंतज़ार कर रहा है। तो हर जगह हम मतलब बहुत ही केयरफुल, एकदम सेंसिटिव, हर मोड़, हर हाइट जो हम क्लियर कर रहे हैं, हमें लगता था वहाँ बंदे खड़े हैं। तो बहुत उसके साथ, और जैसे ही कहीं से फायर आया, और कई बार आए हैं, जैसे फायर आया तो हम रॉकेट लॉन्चर की 2 राउंड डाम डाम। आपने कभी सुना है रॉकेट लॉन्चर? आपको कभी आपके हस्बैंड को ले जाना चाहिए आपको कोई फील्ड फायरिंग रेंज में, जहाँ
एकदम हिल जाता है पूरा, डॉल्बी स्टीरियो साउंड रॉकेट लॉन्चर। तो हमारा स्टैंडर्ड होता था, कहीं से अगर आया तो बम बम। पीकेएमजीस होते थे हमारे पास, मीडियम मशीन गन्स जो मॉडिफाइड होते हैं, जिसको आप लेटा करके बिल्टेड एम्यूनिशन। तो स्पेशल फोर्सेस के लिए वो सब मेन आपका वो है कि रॉकेट लॉन्चर, पीकेएमजी, ग्रेनेड लॉन्चर। कहीं से अगर आपके ऊपर एम्बुश किया, था आपने ग्रेनेड्स फेंके और आप फिर उसको आप क्लियर करोगे। जबकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन बिल्कुल अलग है। आपने अगर रॉकेट लॉन्चर मार दिया ताज के अंदर, तो अंदर जो सिविलियन है बेचारा, हॉस्टेज से लेकर के सब कोई मर जाएगा। आप अगर AK-47 लेकर के अंदर घुसेंगे और बुलेट्स मारेंगे, वो बुलेट रिकोशे करके आपके किसी को मार देगा। सो यू नीड सब पावर वाले कैलिबर वाले, कम पावर वाले कैलिबर वाले। तो उसके लिए आपको 9mm इस्तेमाल करते हैं। MP5 मेन आपका वेपन्स होता है रूम क्लियरेंस के लिए। सो इसी के लिए मतलब जो आपके टास्क की वजह से आपके जो वेपन्स वगैरह हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं एनर्जी और इसके अंदर। सो स्पेशल फोर्सेस में लॉन्ग रेंज वाला जो आप कम से कम असॉल्ट राइफल्स वगैरह 400 मीटर्स पे आप इंगेज कर सकें, जो मैं आपको बताया, रॉकेट लॉन्चर्स, ये सब मीडियम मशीन गन्स, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। और इसके अंदर भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। देयर इज इनफैक्ट व्हेन यू आर आस्किंग मी अबाउट एनर्जी के, वो देयर इज अ सपोर्ट वेपन स्क्वाड्रन से डेडिकेटेड पूरा सपोर्ट वेपन्स का अलग होता है। बट आप जब रूम टू रूम क्लियर कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हर रूम को मैं अगर एंटर करूँ, अगर सिर्फ मिलिटेंट है, सिर्फ टेररिस्ट है, फिर तो बहुत आसान है ना, 4 ग्रेनेड फेंके, मारे और निकल गया। बट हॉस्टेजेस, बट अगर अंदर अगर सिविलियन है, कोई बच्चा अगर बिस्तर के नीचे लेटा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि एनर्जी कमांडो आएगा, तो आप वहाँ तो फायर करते हुए नहीं जा सकते ना। सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर ए कमांडो और एनीबडी हु इज़ गोइंग एंड क्लियरिंग दोज रूम। क्लियर करने के लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंदर क्या है। कोई दोस्त है, कोई जख्मी है, कोई लेडी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या वहाँ पे आप ब्लास्ट करते हुए नहीं चल सकते। आपका फेवरेट वेपन, मतलब अगर आप कहो कि मुझे सब में फेवरेट मेरा ये है, मुझे ये सबसे अच्छा लगा या इजी लगा, या जो भी आप टर्म यूज करें। जी, ये अगेन डिपेंड करेगा कि आप कहाँ के लिए पूछ रहे हैं। एलर्जी? 21 पैरा से फॉलो कर कश्यप को पूछने, तो आई वुड से रॉकेट लॉन्चर, क्योंकि उस जो माहौल देखा है हमने, वहाँ पे आपके असॉल्ट राइफल या आपके पास जो है उससे कुछ बात बनेगी नहीं। आपको ऐसा कुछ चाहिए जिससे आप उनको चुप कराया जाए, या अगर आपने चुप नहीं करा तो आपको फायर करते रहेंगे। इससे पहले M58 विजेट होता था, विच इज़ वेरी सिमिलर टू AK-47, बट अलग होता था। उसका सेफ्टी कैच बिल्कुल अलग था, अंदर के पुर्जे सारे अलग थे। तो दैट आई फाउंड वेरी क्लोज। उसके बाद वी गॉट द टिवोर्स, और टिवोर वाज अगेन वेरी गुड, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो 5.56 है, तो उससे मरते नहीं थे लोग। तो आपको काफ़ी, या तो छोटा राउंड होता है। अदरवाइज टिवोर इट वाज वेरी गुड टू कैरी, एम करने के लिए बहुत अच्छा था। उसके साइट्स बहुत अच्छे थे, जिसमें आप दोनों आंखें खोल करके आप अच्छे से फायर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू कम टू एनर्जी के अंदर MP5s सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, हेकलर एंड कॉच की, और ब्लॉक्स के पिस्टल होते हैं, दे आर अगेन प्रीटी गुड। एंड आई वाज वेरी गुड विद ग्लॉक, तो मुझे बहुत पसंद होता था। बट अगेन रोल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पिस्टल यूज़ कर सकते हैं या कहाँ आप MP5 यूज़ कर सकते हैं। मीडिया की वजह से कभी ऑपरेशन में दिक्कत आई है? जैसे NSG की मैं बात कर रही हूँ, जैसे 26/11 में हमने देखा था। आई वुड से आज की डेट पे ये सच्चाई है। यू हैव टू टेक दैट डिस्काउंट। कि जैसे आप अपने घर से ऑफिस के लिए चलते हैं, तो आप ट्रैफिक के लिए डिस्काउंट लेके चलते हैं ना, कि ट्रैफिक की वजह से अभी 8 बजे का टाइम है, तो इतना टाइम होने एक्स्ट्रा लगने वाला है। सो आई थिंक वेरी गुड पॉइंट जो आप यू आर मेकिंग। आइडियली है कि मीडिया शुड बी रिस्पॉन्सिबल, एंड वो वही दिखाना चाहिए जो आप चाहें। बट आप जानते हैं मीडिया कैसा है। मीडिया एक वो नहीं है कि एक जगह चाइना टाइप का तो है नहीं कि आप ये बोलोगे वही रिलीज़ होगा। वो तो हर जगह से मतलब दे आर गोइंग टू रिवील दैट, एंड दे आर गोइंग टू मेक इट ईजियर फॉर द मिलिटेंट्स टू ट्रैक। मिलिटेंट जैसे कि 26/11 में, यू आर राइट, वहाँ के जो उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स थे, वो तो टीवी में देख करके आपको बता रहे थे। इवन अक्षरधाम वाले में भी। एग्जैक्टली। बट क्या वो मीडिया नहीं होती तो उनको पता नहीं चलता? पता तो तब भी चलता ना। वो मिलिटेंट ने वहाँ से ISI हैंडलर्स, उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। वो दे विल नॉट ओनली बैंक ऑन की मीडिया मुझे खबर देती रहेगी, वो अपना सोर्स भी लगा देंगे ना, अपना ओवरग्राउंड। वो बगल वाले पान दुकान वाला को बता के रखेगा, भैया तू वहीं रहना,
तू ये ले 1 करोड़ रुपया और ये बताते रहना तू मेरे को, वो बताता रहेगा। ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड एंड मैं चाहूँगा कि मीडिया वालों को आई अपील टू देम कि आप रिस्पॉन्सिबल होइए, कम से कम आप काम आसान मत बना दीजिए, और कि आप टीवी में ही दिखा रहे हो, तो वो तो घर पे बैठ के लॉबी में टीवी में देख करके ही आपका गाइड कर रहा है। बट उसके अलावा व्हेन वी प्लान ऑपरेशंस वी नो कि चीज़ें ऐसा नहीं है कि लीक आउट नहीं होंगी, उनको पता चलेगा, एंड दैट डिस्काउंट हैज़ टू बी कैटर्ड फॉर, एंड दैट डेफिनेटली इज कैटर्ड फॉर, उसको कैटर करके उसको प्लान करके हम ऑपरेशन करते हैं। और मीडिया को अवॉइड करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं? आप मीडिया को हर जगह नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए वो ना उनके लिए सेफ़ है, ना सबको जानने की ज़रूरत है कि अंदर क्या हो रही है। सही जगह तो वो भी नहीं जाना चाहेंगे। कौन जाना चाहेगा अंदर से? अब टेररिस्ट को थोड़ी पता है तो मीडिया वाले इनको कवरेज, उनको थोड़ी इंटरव्यू देना है। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर दैट। नहीं, नहीं, बिल्कुल। जी, तो पॉडकास्ट हमें यहीं बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? अब मैम बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरेक्शन करते हुए, थैंक यू सो मच, एंड रियली एन्जॉयड दिस इंटरेक्शन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अब हम रिटायर हैं बट आप यू आर स्टिल पार्ट ऑफ द एनर्जी फेटर्निटी, सो विश यू एंड द एंटायर एनर्जी एंड द आर्म फोर्सेस ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई होप मेरी दुआएं जो मैं उस समय करता था उसका परिणाम अभी ना आ जाए। आप जब भी करते हो हम कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं। जी। वो मैं मजाक करता हूँ, प्लीज डोंट टेक मी सीरियसली लाइक दैट, बट यस इट वाज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद, थैंक यू सो मच, एंड आपके व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आप नेक्स्ट गेस्ट के लिए देखना चाहते हैं या कोई ऐसा गेस्ट है जिनको आप चाहते हो कि मैं दोबारा इनवाइट करूं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि मैम अगर आप इस गेस्ट को बुला रहे हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर करना, तो मैं उन्हें भी कंसिडर करूंगी। आपने पूरा पॉडकास्ट देखा, लेकिन अगर आप इस पॉडकास्ट की सिर्फ क्लिप्स देखना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है या आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उस पर हमने पूरे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स डाली हुई हैं। तो आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है जो आप शेयर करना चाहते हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाकर शेयर कर सकते हैं। जय माता दी।